हेलो। सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर, त्रिनाथ बोल रहे आ रहे हैं। जी। मेरा नाम तारिक अनवर है और मैं आप लोगों को आर्ट कैम्प की ट्रेनिंग दूंगा। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे आर्ट कैम्प के पहले बेसिक के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। आर्ट कैम्प सॉफ्टवेयर क्या है, क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और उसके यूज़र इंटरफेस के बारे में देखेंगे कि यूज़र इंटरफेस में क्या क्या है, कैसे हम उसके यूज़र इंटरफेस की सेटिंग करते हैं, क्या चीज़ होता है यूज़र इंटरफेस। और फिर उसके बाद से फिर हम उसमें टूल्स सीखना शुरू करेंगे एक एक करके। आप सबको मेरी स्क्रीन आ रही है? नहीं आ रहा है। आ रही है। किस किस को इशू आ रहा है स्क्रीन में? तो त्रिनाथ ने बोला मुझे आ नहीं रहा। आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जिससे इशू है खाली वही ऑन करके बात करें। आ रही है स्क्रीन सर? त्रिनाथ बोल रहे नहीं सर आ रही है। नहीं आ रही है? आप नहीं, कैसे मोबाइल पे देख रहे हैं? हम मोबाइल में। मोबाइल में भी आनी चाहिए स्क्रीन तो। तो आ रहा है तो। अभी देखिए, आर्ट कैम्प 2018 हिंदी कोर्स लिखा हाँ हुआ दिख रहा है आया आपको? आया आया आगे। ठीक ठीक। एक स्टूडेंट अभी और है। तो आर्ट कैम्प के कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। आर्ट कैम्प क्या है और कहाँ यूज़ होता है, पहले हम लोग ये देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। आर्ट कैम एक कैड कैम सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ आपका वुडन डोर्स बनाने में और साइन मेकिंग करने के लिए, स्टोन वगैरह पे नेम प्लेट बनाने के लिए, या फिर ज्वेलरी के आइटम्स बनाने के लिए आर्ट कैम में डिज़ाइनिंग किया जाता है और प्रोग्रामिंग किया जाता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है। एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग में कटिंग वगैरह के लिए जो एक्सटीरियर में अलग अलग तरीके की डिज़ाइंस लगती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। मेटल के स्टैम्प बनाने में और वुडन स्टैम्प बनाने में आर्ट कैम का काफ़ी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। ये डिजिटल डिज़ाइन बनाने के लिए एक एक तो पावरफुल और बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। मतलब कि इसमें आसानी से हम डिजिटल डिज़ाइंस बना सकते हैं, 2D और 3D दोनों तरीके की डिज़ाइंस हम इसमें बना सकते हैं और बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। ये 2D डिज़ाइन को बहुत हाई क्वालिटी की 3D डिज़ाइन में बदल सकता है, ये इसकी खासियत है आर्ट कैम की। ये कार्विंग और शेपिंग टूल का यूज़ करके इसमें 2D डिज़ाइन को बहुत आसान तरीके से हम 3D डिज़ाइन में बदल सकते हैं। मटेरियल सिमुलेशन करके हम इसमें मटेरियल को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लाइटिंग इफेक्ट्स के हम अलग अलग मटेरियल शो कर सकते हैं। एक वुडन मटेरियल है, एक स्टोन मटेरियल है और ब्लू वैक्स मटेरियल है। इस तरीके से हम इसमें अलग अलग तरीके से मटेरियल का सिमुलेशन भी दे सकते हैं। रियलिस्टिक व्यू हमें दिखाता है ये कि इसमें किस तरीके से हम कोई जो भी मटेरियल में हम बनाना चाहते हैं, अगर वुड में बनाना चाहते हैं तो वुड का मटेरियल दे दिया, अगर हम स्टोन में बनाना चाहते हैं तो स्टोन का मटेरियल देके हम एक लुक देख सकते हैं कि किस तरीके से वो हमारा प्रोडक्ट दिखेगा बनने के बाद में। और ये डिजिटल डिज़ाइन को फिजिकल डिज़ाइन में बदलने के लिए एक बहुत यूज़फुल और बहुत जाना माना सॉफ्टवेयर है। ये आप 3D डिज़ाइंस बना के और उसको आप CNC राउटर के थ्रू फिजिकल डिज़ाइन में बदल सकते हैं। मतलब कि एक डिजिटल डिज़ाइन होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है,
और उसी डिजाइन को आप अगर वुड में बना लेते हैं, स्टोन पे बना लेते हैं, एक्रेलिक पे बना लेते हैं, तो वो एक फिजिकल डिजाइन बन जाता है। मतलब कि फिजिकल से मतलब हो गया जैसे आप उस ऑब्जेक्ट को छू सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डिजिटल का मतलब हो गया आप उसे देख तो सकते हैं, बट आप उसको फिजिकली छू नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते, कहीं लगा नहीं सकते। तो डिजिटल डिजाइन होता है जैसे आपका कंप्यूटर में है, मोबाइल में है, जो आप देख रहे हैं वो डिजिटल होता है सब। और फिजिकल होता है कि आपने उस डिजाइन को बना के एक सॉलिड बना लिया है, आप उसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो होता है फिजिकल डिजाइन। तो ये डिजिटल डिजाइन को फिजिकल डिजाइन में बदलता है बहुत आसान तरीके से। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं डिजाइन को बनाने में और उसको रियलिस्टिक व्यू में लाने के लिए। इसका यूज आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन और मैन्युफैक्चरर यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है आर्टकेम, जो वुडन इंडस्ट्री में और आपका जो कि वुडन इंडस्ट्री में यूज होता है, और आपका स्टैंपिंग में यूज होता है, कार्विंग में यूज होता है, कई जगहों पे इसका यूज किया जाता है। तो सबसे ज्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर है आर्टकेम। ये इसका बेसिक यूजेस हैं कि हम इसका क्या यूज कर सकते हैं और किस तरीके से इसकी जो चीजें हैं हम यूजफुल अपनी डेली की लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं, डेली की लाइफ में देख सकते हैं। जैसे कि ये टेबल बना हुआ है, ये सीएनसी राउटर से बना हुआ है, इस तरीके के 3D बॉक्स बनते हैं, ये भी राउटर से बनते हैं, सीएनसी राउटर से बनते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक था, इंट्रोडक्शन था सॉफ्टवेयर का, कि सॉफ्टवेयर में की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके अलावा इस कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे, जो हम कोर्स कर रहे हैं आर्टकेम का, इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद सॉफ्टवेयर में। इस कोर्स में आप लोगों को आर्टकेम के सॉफ्टवेयर के यूजर इंटरफेस के बारे में बताया जाएगा कि इस यूजर इंटरफेस में क्या क्या है, और कैसे इसमें हम वेक्टर डिजाइन्स बना सकते हैं, कैसे उसका सिमुलेशन कर सकते हैं, 2D डिजाइन बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज होता है, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। टेक्स्ट से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं, वो सारी चीजें आप इस कोर्स में सीखेंगे। स्कल्पटिंग और मॉडलिंग टूल का यूज करके आप किस तरीके से इसमें 3D बना सकते हैं, किस किस तरह की 3D बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे कि आप इसमें 2D और 3D डिजाइन कौन कौन सी बना सकते हैं। जो भी हम 3D डिजाइन बनाते हैं, 2D डिजाइन बनाते हैं, उसका हम इसमें टूल पाथ बना सकते हैं, ताकि हम सीएनसी मशीन पर उसको चला के देख सकें। और उसके लिए जो प्रोग्राम हमारा बनता है वो किस तरीके से बनता है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर सीखेंगे, 2D और 3D डिजाइन दोनों की। इसमें मटेरियल सेटअप करना सीखेंगे कि अगर हमें मटेरियल चेंज करना है, कि वुड में देखना है तो वो कैसे चेंज करेंगे, और कैसे मटेरियल का हम सिलेक्शन करेंगे, कौन कौन सा मटेरियल इसके अंदर है और जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे स्टोन है या वुड है या एमडीएफ है। ठीक है, तो कौन कौन से मटेरियल्स हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस तरीके से मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं, शेड कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो सिमुलेशन उसका मटेरियल का सिलेक्शन और सेटअप कैसे करेंगे,
वो सारी चीजें भी हम इसके अंदर सीखेंगे कोर्स के अंदर। शेपिंग टूल में कैसे डेप्थ देनी होती है, कितनी डेप्थ दी जाती है, कैसे टेक्सचर दिया जाता है आर्टकेम के सॉफ्टवेयर के अंदर में, ये सारे सॉफ्टवेयर और ये सारे टूल्स हम इसके अंदर सीखेंगे सारी चीजें। आप इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद में खुद से कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे डोर्स बनाने का है, वॉल टेक्सचर्स बनाने का है, या फिर आपका बेड बनाने के डिजाइन हो गए, जाली कटिंग हो गई। तो आप जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो ये सारे डिजाइन आप खुद से बना सकते हैं। इस तरीके के 3D डिजाइन बना सकते हैं, जैसे 2D डिजाइन बना सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इस कोर्स में ये सारी चीज़ें आपको बनाना खुद से सिखाया जाएगा। अभी हम देखते हैं कि आर्ट कैम कि यूजर इंटरफेस में क्या होता है, मतलब यूजर इंटरफेस क्या होता है और उसको कैसे सेटअप करते हैं। अभी तक हमने ये देखा है कि आर्टकेम सॉफ्टवेयर क्या है, और ये देखा है कि आर्टकेम में ये जो कोर्स हम कर रहे हैं, इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। 2D 3D डिजाइन्स बनाना आप सीख जाएंगे, टूल पाथ बनाना आप सीख जाएंगे, और सिमुलेशन करना सीख जाएंगे। खुद से आप 3D डिजाइन बना सकते हैं, कोई भी फोटो देख के, कोई भी डिजाइन देख के आप खुद से उसको क्रिएट कर पाएंगे। तो जब भी आप आर्टकैम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, इस तरीके से एक विंडो ओपन होती है। ये वेलकम स्क्रीन बोला जाता है इसको। वेलकम स्क्रीन में आपको जो इस तरीके से विंडो देख रहे हैं, इसमें कुछ ऑप्शंस नजर आते हैं, न्यू मॉडल, न्यू प्रोजेक्ट और ओपन। ठीक है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑटोडेस्क आर्टकैम प्रीमियम 2018 लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखेंगे, ये जो सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं टाइटल बार। ये टाइटल बार होता है। यहाँ पर जो भी आप फाइल का नाम देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। अगर मैं फाइल का नाम 123 देता हूँ तो यहाँ पे 123 लिखा हुआ आएगा। अभी हमने सिर्फ आर्टकैम सॉफ्टवेयर को ओपन कर रखा है, इसलिए यहाँ पे आर्टकैम सॉफ्टवेयर का नेम लिखा हुआ है। जब हम किसी फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे फाइल का नेम लिखा हुआ आएगा। तो इसको बोलते हैं टाइटल बार। इसके बाद आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है फाइल, एडिट, व्यू, मॉडल, वेक्टर, बिटमैप, रिलीफ, ये सब क्या है, ये मेन्यूज हैं। इसके अंदर क्या क्या फंक्शन रहेंगे, क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, ये उसकी मेन्यू है। जैसे मोबाइल के अंदर मेन्यू होती है हर चीज के लिए, फोटो के लिए गैलरी रहती है, सेटिंग के लिए सेटिंग का ऑप्शन होता है, इसी तरीके से हर सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी एक मेन्यू रहती है, जिसके अंदर जो सॉफ्टवेयर के अंदर फंक्शंस हैं उन मेन्यू के अंदर लिखे हुए होते हैं। उसके हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इन फंक्शंस को किस तरीके से यूज करना है, इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें हम कोर्स के अंदर एक एक करके धीरे धीरे सीखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे, ये शॉर्टकट कीज हैं, इनको शॉर्टकट बटन बोलते हैं, जहाँ से आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं, और जो फाइल आपने पहले से बना रखी है वो सारी फाइल, बनी हुई फाइल्स को आप ओपन कर सकते हैं ओपन से। और यहाँ नीचे आप देखेंगे, यहाँ रिसेंट मॉडल लिखा है। इसका मतलब ये है कि जिस पे आपने अभी रिसेंटली, अभी जो आपने काम किया होगा, वो सारी फाइल्स यहाँ पे दिखाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, एक न्यू मॉडल क्रिएट करते हैं, और उसके बाद में ये फंक्शन सारे सीखेंगे, और उन फंक्शंस को कैसे यूज करना है वो सब धीरे धीरे आगे सीखेंगे क्लास के अंदर। तो न्यू मॉडल पे क्लिक करते हैं। न्यू मॉडल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से एक विंडो ओपन होके आएगी। इस विंडो में आप देखेंगे, सबसे पहला ऑप्शन लिखा है डायमेंशन। डायमेंशन यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहला लिखा है विड्थ एक्स, और दूसरा लिखा है हाइट वाई। इसका क्या मतलब है, विड्थ का मतलब यहाँ पे आपको चौड़ाई डालनी है। जैसे कि आपकी जो भी शीट रहेगी, उस शीट की यहाँ पे आपको चौड़ाई डालनी है, और उसके बाद में इसके नीचे लंबाई डालनी है। तो जैसे हम कोई भी शीट लेते हैं, वो 8 फुट बाय 4 फुट की होती है। तो 8 फुट बाय 4 फुट को अगर हम एमएम में कन्वर्ट करें, यहाँ पे आप देखेंगे एमएम लिखा हुआ है, अगर एमएम में कन्वर्ट करते हैं तो 1219.2, और उसकी हाइट होती है 8 फुट, तो वो होती है 2438/4। ठीक है, ये उसकी लंबाई होती है।
आप यहाँ से इसका यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ लिखा है, अगर आप इंचेस में करना चाहें तो यहाँ से इंचेस में कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ 48 इंची हो गया और 96 इंची हो गया। तो हमारी 4 फुट बाय 8 फुट की शीट होती है, तो 4 फुट में 48 इंच होते हैं और 8 फुट में 96 इंच होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। में करना चाहें तो में भी कर सकते हैं और इंचेस में करना चाहें तो इंचेस में भी कर सकते हैं। इंडिया में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला यूनिट है वो यूज होता है। इंचेस वगैरह इंडिया से बाहर जो मैट्रिक सिस्टम यूज करते हैं, इंपेरियल मैट्रिक सिस्टम, उसमें लोग इंचेस यूज करते हैं। बाकी इंडिया में जो ज्यादातर यूज होने वाला सिस्टम है वो में ही ज्यादातर लोग यूज करते हैं। यहाँ से तो आप उसकी यूनिट चेंज कर सकते हैं, या इंच में कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप साइज डाल सकते हैं। या भी मैंने 8 फुट 4 फुट बाय 8 फुट लिखा हुआ है इसमें। आप यहाँ पे अगर 100 या 300 कुछ भी करना चाहे वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर मुझे 300 करना है तो मैं 300 कर दूंगा। 300 बाय 300 का मैंने पेज बनाया, तो आप यहाँ देखेंगे उतना ही बड़ा पेज बन के आ गया। अगर मैं यहाँ पे 1000 करता हूँ और यहाँ पे 2000 कर देता हूँ, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पेज बन के आ जाएगा। सॉरी, 20,000 हो गया, तो यहाँ पे उसके हिसाब से पेज बन के आ गया। ये हो गया, चौड़ाई इसकी होगी 1000 और हाइट हो गई इसकी 2000। इसी तरीके से आप यहाँ पे अपने मॉडल के हिसाब से, अगर आपके पास कोई छोटा पीस है तो उस छोटे पीस का साइज भी डाल सकते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे साइज चेंज किया जाता है। तो अभी मैं वापस से वही डाल देता हूँ। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप रिजोल्यूशन का ऑप्शन देख रहे हैं। ये जो रिजोल्यूशन है, ये जब हम 3D बनाएंगे उस 3D के अंदर इसका काम आता है। और जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, टूल पाथ बनाते हैं, तो टूल पाथ के अंदर जब हम सिमुलेशन करते हैं, मतलब कि जो हमने टूल पाथ बनाया है उसको चला के देखना होता है, तो जो उसकी क्वालिटी होती है उसकी 3D की, वो क्वालिटी इस रिजोल्यूशन पे डिपेंड करती है। अगर ये रिजोल्यूशन आपका कम होगा तो वो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं आएगी। और अगर आप इसका रिजोल्यूशन बहुत हाई कर देंगे तो क्वालिटी तो बहुत अच्छी आएगी। बट अगर किसी का सिस्टम थोड़ा स्लो है या पुराना है या उसका ग्राफिक कार्ड ज़्यादा हैवी नहीं लगा हुआ है, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर लैग करने लगे या स्लो हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिजोल्यूशन हमेशा मिड पॉइंट पे रखना है। मीडियम रखेंगे तो उससे क्या रहेगा, आपको परफॉर्मेंस भी सॉफ्टवेयर की अच्छी मिलेगी, क्वालिटी भी देखने में अच्छी मिलेगी। उसके बाद में ये तीन चीज़ें हो गई। यहाँ से हम साइज डाल सकते हैं, ऊपर वाले से चौड़ाई, नीचे वाले से उसकी हाइट डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से हम उसका रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, 3D का या 3D का या सिमुलेशन का। और यहाँ नीचे से हम इसकी यूनिट्स चेंज कर सकते हैं, लेना है या इंचेस लेना है, यहाँ दोनों से हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 48 करना है, हमें 48 कर देते हैं इसको। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये ऑरेंज कलर का एक सिंबल सा बन के आ रहा है एंगल का। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है? ये मशीन की ओरिजिन होती है। ओरिजिन क्या होती है? जब भी कोई आप ओरिजिन यहाँ पे सेट करेंगे तो और जो टूल पाथ बनाएंगे वो इसी ओरिजिन के हिसाब से ही मशीन पर चलेगा। अभी जैसे ये मैंने नीचे की साइड लेफ्ट साइड में ले रखा है, नीचे की तरफ, तो क्या हुआ, बॉटम बॉटम लेफ्ट होगा। तो जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो मशीन पे भी यहाँ बॉटम लेफ्ट से ही प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा। ठीक है। अगर आप इसको सेंटर करते हैं इस तरीके से, जहाँ पे मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो ये सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ कोने पे क्लिक करूंगा तो यहाँ कोने पे आ जाएगा। इधर कोने पे ऊपर की साइड क्लिक करूंगा टॉप राइट तो यहाँ पे आ जाएगा। इधर की साइड क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो जहां पर भी आपको कोने पे क्लिक करेंगे उस कोने पे ये आ जाएगा। तो ये 5 जगहों पे आप इसको ले सकते हैं। एक तो चारों कोनों पे ले सकते हैं और एक सेंटर में ले सकते हैं। आप सेंटर में क्लिक करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। 5 जगह से आप मशीन का ओरिजिन दे सकते हैं, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट और सेंटर। ठीक है, ये 5 पोजीशन होती हैं जहां से आप ओरिजिन दे सकते हैं। अगर आप इसको सेंटर में रखेंगे तो जो भी आपका डिजाइन होगा वो डिजाइन इस सेंटर के रेफरेंस से चलेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे डिजाइन बना रखा है। ठीक है, यह मान लीजिए आपका यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है इस तरीके से। तो जब भी आप कोई ओरिजिन देंगे तो आपको वो सेंटर में देना पड़ेगा ओरिजिन। जब आप यहाँ पे सेंटर में ओरिजिन देंगे तो मशीन फिर यहाँ पे जाके चलेगी। अगर आपने मशीन का ओरिजिन यहाँ पे दे दिया और ये सेंटर में आपने ले रखा है सॉफ्टवेयर के अंदर में, तो जो सॉफ्टवेयर की मशीन जो जाएगी ये वर्किंग एरिया से बाहर जाने की कोशिश करेगी। तब क्या होगा, आपकी मशीन पे एरर आ जाएगा, लिमिट एरर।
तो ये चीज़ें हम अभी अंदर जब डिजाइनिंग करेंगे तब भी मैं आपको रिपीट करूंगा, तब ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी फिलहाल मैं आपको ओरिजिन का मकसद बता रहा हूँ कि ओरिजिन किस लिए यूज होता है और कहाँ पे इसका फंक्शन है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बॉटम लेफ्ट में यूज़ करते हैं। अगर आपको कभी कोई सर्कुलर डिज़ाइन बनाना होता है तभी सेंटर में यूज़ किया जाता है, या कोई छोटा पीस होता है जो आप कहीं पे भी रख के चलाना चाहें तब आप सेंटर में यूज़ कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर केसेस में बॉटम लेफ्ट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमने ओरिजिन सेट कर दिया है, मशीन का साइज ले लिया है और शीट का साइज दे दिया है, यूनिट सेलेक्ट कर लिया है और रेजोल्यूशन हमने कर दिया मिड में। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग करने के बाद में अब हम यहाँ पे ओके करेंगे इस तरीके से। ओके करने के बाद में आर्टकैम इस तरीके से ओपन हो गया है। अब ये जो विंडो ओपन हुई है इसी को यूजर इंटरफेस बोलते हैं। यूजर इंटरफेस का मतलब ये हो गया कि वो वाली विंडो जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं यूज करने के लिए, और उन्हीं फंक्शंस को मिला के ही यूजर इंटरफेस बनता है। कि मतलब हमारे सामने जो भी चीज होगी वो यूजर इंटरफेस का हिस्सा होती है। कि जैसे हम ये टूल यूज करना है और ये फंक्शन यूज करना है, ये सारी सेटिंग जो अभी हो रखी है, ये सारी सेटिंग यूजर इंटरफेस के अंदर आती है। पहला विंडो जो ओपन होता है उसको वेलकम स्क्रीन बोलते हैं। सेकंड में जहाँ पे टूल्स वगैरह आते हैं, जहाँ फंक्शन आते हैं, जहाँ सेटिंग आती है, उसको यूजर इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को जो सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ये नाम, इसको टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पर टाइटल बार लिखा जो भी आपका फाइल का नेम होगा वो फाइल का नेम लिखा आएगा। अभी मैंने न्यू फाइल क्रिएट करी है, कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा हुआ आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर देखेंगे आप, यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा है। इसका मतलब ये है कि मैंने अभी फाइल का नाम नहीं दिया है, फाइल सेव नहीं करी है, इसलिए अनटाइटल्ड लिखा आ रहा है। ठीक है, जब आप यहाँ पे कोई नाम दे देंगे, ABCD 1 2 3 कोई भी नाम देंगे, वो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो सबसे ऊपर वाली जो सबसे ऊपर वाली जो बार होती है उसको टाइटल बार बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेन्यू बार का, जिसके अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं। अब आप देखेंगे इसके अंदर जैसे फाइल को मैंने क्लिक किया तो फाइल के अंदर कई सारे फंक्शंस आ गए। न्यू फाइल क्रिएट करने का, फाइल को ओपन करने का, क्लोज करने का, फाइल को सेव करने का, फाइल सेव एज करने का, मतलब कि दूसरी फाइल सेव, उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव एज यूज होता है। तो जैसे फाइल पे मैंने क्लिक किया तो फाइल से रिलेटेड ऑप्शन आ गए। एडिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ एडिट करने के लिए, डिजाइन को एडिट करने के ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, व्यू में क्लिक करूंगा तो जो हमें विजुअल दिख रहा है अभी 2D में या 3D में जो भी चीजें दिख रही हैं उसको, उससे रिलेटेड ऑप्शंस आ जाएंगे। ये सारे ऑप्शंस किस काम में यूज होते हैं, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इनको, वो सारी चीजें हम आगे क्लास में सीखेंगे धीरे धीरे करके। हर एक चीज का फंक्शन सीखेंगे। जैसे ये मॉडल है तो मॉडल से रिलेटेड फंक्शन आ गए सारे इसके अंदर में। वेक्टर है तो वेक्टर से रिलेटेड फंक्शन आ गए। तो ये मेन्यू है, इस मेन्यू के अंदर जो भी आपको काम करना है, जैसे मान लीजिए अगर आपको थ्री डी पे काम करना है तो रिलीफ के अंदर 3D के सारे टूल पाथ, सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, 2D पे काम करना है तो यहाँ वेक्टर के अंदर आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इमेज पे काम करना है तो बिट मैप के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। टूल पाथ बनाना है तो टूल पाथ के अंदर सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो ये एक मेन्यू बार है, इसके अंदर हर फंक्शन के लिए एक मेन्यू दे रखी है और उस मेन्यू के अंदर आपको उससे रिलेटेड सारे फंक्शन मिल जाएंगे। इन सभी फंक्शंस को हम एक एक करके धीरे धीरे सीखेंगे आगे क्लास में। उसके बाद में आप यहाँ नीचे देखेंगे ये सारे शॉर्टकट्स, ये सारे शॉर्टकट टूल्स हैं। इनको आप रखना चाहें तो रख भी सकते हैं और हटाना चाहें हटा भी सकते हैं। ये शॉर्टकट्स हम क्यों रखते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं तो कोई भी टूल हमें बार बार मेन्यू के अंदर जाके ना खोलना पड़े, बार बार मेन्यू के अंदर जाके सिलेक्ट ना करना पड़े। तो उसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट का ऑप्शंस होता है। ये सब क्विक शॉर्टकट टूल्स होते हैं ताकि हम जल्दी से उस पर क्लिक करके और फटाफट काम कर सके। जैसे मान लीजिए मुझे 3D बनाना है तो मैं 3D का टूल सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे ऑफसेट देना है तो ऑफसेट का टूल सेलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे क्या होगा, अगर मैं ये शॉर्टकट नहीं रखूंगा तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ वेक्टर में जाना पड़ेगा, फिर वेक्टर में जाके फिर ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा।
ऐसे क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है, प्रोसेस बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है, डिजाइन करने की स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है कि आप यहाँ पे शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट टूल्स ऐड कर सकते हैं, ताकि आप यहाँ पे आसानी से काम को फास्ट तरीके से कर सके, आपके काम की स्पीड बढ़ सके। इसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट टूल्स दिए जाते हैं ये सारे। इनको कैसे लगाते हैं और कैसे हटाते हैं ये भी हम देखेंगे, और कौन सा टूल लगाना है कौन सा हटाना है ये भी हम देखेंगे, कैसे लाते हैं इनको, हटाते कैसे, सारी चीजें देखेंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये एक फंक्शन यहाँ पे टूल दिखा रहा है। ये टूल क्या चीज़ है, ये सब ड्राइंग टूल्स हैं, डिज़ाइन टूल्स हैं। आपको डिज़ाइनिंग करने के लिए जो भी शेप्स की यूज़ ज़रूरत पड़ती है वो सब इसके अंदर में आता है। शेप एडिटिंग है, नोड एडिटिंग है, ये सारी चीज़ें हमारे 2D डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, इसको डिज़ाइनिंग बार कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में ये जो खाली एरिया है ये मॉडल का एरिया है। ठीक है, और ये जो सफ़ेद एरिया देख रहे हैं आप, ये सफ़ेद वाला हिस्सा, इसको वर्क स्पेस बोलते हैं। वर्क स्पेस का मतलब ये हुआ वो वाली जगह जहाँ पे आपको काम करना है, जो भी आप डिजाइन बनाओगे आपको इस सफेद वाले हिस्से के अंदर बनाना है। ठीक है, ये जो सफेद हिस्सा आप देख रहे हैं, इस सफेद एरिया के अंदर आपको डिजाइन बनानी है। अगर आपकी डिजाइन इससे बाहर जाएगी तो क्या होगा, मशीन में एरर आएंगे, लिमिट एरर्स आएंगे। टू मशीन आपकी इससे बाहर जा नहीं सकती, क्योंकि उसकी लिमिट होती है कि इसी लिमिट तक वो चल सकती है, उससे ज्यादा नहीं चल सकती है। ठीक है, तो जो भी आपको काम करना है इसी वर्किंग इस एरिया के अंदर काम करना है। और अगर आपका डिज़ाइन इससे बाहर जाता है तो वो आपको किसी तरीके से एडजस्ट करके या सेटिंग करके या चेंजेस करके उसको अंदर लाना होगा इसके वर्किंग एरिया के अंदर। वरना क्या होगा, आपकी मशीन में एरर आएंगे, जब भी आप कोई टूल पाथ बनाएंगे, जब भी कोई फाइल चलाएंगे तो हो सकता है वो फाइल गलत हो जाए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो सफ़ेद एरिया देख रहे हैं इसको वर्किंग एरिया बोलते हैं, वर्क स्पेस बोलते हैं। ठीक है, आपको जो भी काम करना होगा 2D का या 3D का, इसी तरीके से वर्क स्पेस के अंदर ही करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे एक स्केल नजर, ये कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ये ऑप्शंस देखेंगे आप। ये जब हम डिजाइन करते हैं, उन डिजाइन को जूम करने के लिए, जूम आउट करने के लिए इन ऑप्शन का यूज होता है। मतलब डिजाइन को छोटा करना है या बड़ा करना है, जूम करके देखना है, तो उसके लिए इन ऑप्शंस का यूज होता है। इनको जूम टूल बार भी बोलते हैं। उसके अलावा इसके बगल में एक आप ये देखेंगे, ये ऑप्शन जो है ये टॉगल बटन है। जब हम डिजाइन करना शुरू करेंगे और 3D बनाना शुरू करेंगे, ये तब आपको इसका फंक्शन पता चलेगा, क्योंकि अभी इसका कोई फंक्शन नहीं है, इसका इसका अभी कोई काम नहीं है। जब हम 3D काम करते हैं तब इसका यूज होता है, इसको टॉगल बटन बोलते हैं। जब हम 3D करना शुरू करेंगे तब इसका बहुत यूज होगा, तब ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि इसका फंक्शन कैसे है। और जब हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे तो आपको ये इनका फंक्शन समझ में आ जाएगा कि इनको जूम करते हैं, जूम आउट करते हैं तो इनका जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, कैसे कैसे इनको यूज करना है। ये सारी चीजें जब हम डिजाइनिंग करना शुरू करेंगे तब आपको आ जाएंगी चलाना। अभी मैं सिर्फ आपको एक सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किसको क्या बोलते हैं, कौन सा टूल कहाँ पे है, और इनका फंक्शन क्या है। मोटा मोटी अभी बता रहा हूँ आपको, ताकि जब मैं बोलूँ कि मेन्यू बार में जाना है तो आप समझ जाओ कि आपको इसके अंदर जाना है। मैं कहूँ अगर रिलीफ मेन्यू में जाना है तो आप समझ जाओ कि रिलीफ के अंदर जाना है, ये रिलीफ मेन्यू के अंदर देखना है। अगर वेक्टर बोलूँ वेक्टर मेन्यू के अंदर, तो आप यहाँ पे वेक्टर मेन्यू देखेंगे। तो अभी एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपका और मेरा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए। अगर मैं बोलूँ कोई चीज़ तो आपको वो जल्दी समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज को क्या कहते हैं और उसका फंक्शन क्या है, कहाँ पे यूज होता है, किसके लिए है वो टूल। ये चीजें मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ अभी, ताकि हम को कम्युनिकेशन करने में या मैं मुझे आपको बताने में और आपको समझने में कोई मुश्किल ना आए आगे। ठीक है, तो ये होता है टॉगल बटन, जो कि 3D में यूज होता है। जब हम 3D करेंगे तब आप इसका फंक्शन समझ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये रूलर है, ये स्केल होता है। इससे पता चलता है कि हमारी शीट का साइज क्या है, एक मोटा मोटी साइज इससे पता लग जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे अभी 0 लिखा है, और यहाँ पर आप देखेंगे 1000 से ज्यादा जा रहा है। यहाँ पे 1000 है और 1000 से ज्यादा जा रहा है। जब आप इसको जूम करेंगे इस तरीके से, तो ये देखिए स्केल और बड़ा हो गया। अब इसमें छोटी वैल्यूज भी नजर आ रही हैं।
तो अब आप देखेंगे ये क्या आ रहा है, 1220 से थोड़ा सा कम आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लाइन आ रही है 1220 से थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शीट का साइज है 1220 से थोड़ा सा कम है। ये एक रूलर होता है हमें ये दिखाने के लिए कि आपकी शीट का साइज मोटा माटी क्या है, एक ओवरऑल एरिया बताने के लिए होता है। इसी तरीके से ये जो है ये एक्स डायरेक्शन को बताने के लिए होता है, और ये वाला जो है इधर वर्टिकल वाला, ये वाला जो हिस्सा है ये इसकी वाई की डायरेक्शन को बताने के लिए होता है। ठीक है, तो इसको रूलर बोलते हैं। इनका यूज वैसे ज्यादा तो नहीं पड़ता, बट ये है कि इसमें एक फंक्शन दे रखा है सॉफ्टवेयर में, तो इसके लिए आपको बताया जा रहा है कि ये इसको रूलर बोलते हैं। ज्यादातर सॉफ्टवेयर्स में इसका फंक्शन होता है, जैसे अगर आप किसी ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड चलाया होगा तो उसके अंदर भी रूलर्स होते हैं, इसी तरीके से इसमें भी रहता है। इसके बाद में आप यहाँ नीचे देखेंगे, इसको कलर पैलेट बोलते हैं। कलर पैलेट का क्या काम रहता है, जब भी हम कोई 2D डिजाइन बनाते हैं और उसके अंदर हमें अगर कलर फिल करना होता है तो हम इस कलर पैलेट का यूज करते हैं। या फिर हमें आगे जाके जैसे हम लेयर्स बनाएंगे, अलग अलग लेयर्स पे काम करेंगे, वो चीज़ क्या होती है वो आगे आप समझ जाएंगे, तो उसके लिए भी कलर की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिक चीज़ ये है कि जब भी आपको कलर की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको यहाँ कलर पैलेट में से ही कलर सेलेक्ट करना होता है। इसके लिए यहाँ पे कलर पैलेट दी जाती है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे ये स्टेटस बार है। यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टेटस बार है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक्स और ये एक्स वाई, ठीक है, एक्स और वाई, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये माउस के कर्सर की पोजीशन बताता है। मतलब कि अभी जब हम ये सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है, मेरा माउस किस जगह पे है ये उसकी पोजीशन बताएगा। ये देखिए, मैं जैसे जैसे माउस मूव कर रहा हूँ तो इसकी पोजीशन यहाँ पे आप देखना चेंज हो रही है। ये देखिए, मैं जैसे जैसे माउस को मूव कर रहा हूँ, जैसे जैसे जहां जहां मेरा माउस जा रहा है उसके हिसाब से इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो माउस की पोजीशन क्या है पेज के ऊपर, ये दिखाता है इसके अंदर में, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। और इसके साइड में एक जेड का ऑप्शन है। तो जो 3D है, जब हम माउस का कर्सर किसी 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी कितनी हाइट है यहाँ पर दिखाएगा जेड के अंदर में, तो इसको स्टेटस बार बोलते हैं। इसके साइड में आप देखेंगे यहाँ पे W लिखा है और H लिखा है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने कोई वेक्टर बना नहीं रखा। यहाँ पे मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक वेक्टर बना लिया। अब आप देखिए यहाँ पर भी W और H आने लग गया। ये देखिए, ये देखेंगे आप यहाँ पे विड्थ दिखा रहा है और हाइट दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है, जो हमने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखा है अभी, इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई कितनी है ये यहाँ पे बताएगा। W में उसकी चौड़ाई बताएगा, यहाँ पे W में इसकी चौड़ाई बताएगा, और H में इसकी हाइट बताएगा कि इसकी हाइट कितनी है। अभी जैसे मैं इसकी हाइट चेंज कर देता हूँ, ठीक है, अभी मैंने इसकी हाइट चेंज कर दिया, तो अब देखिए मैंने 300 बाय 600 दिया था, अब यहाँ पर भी इसका जो हाइट और साइज है वो दिखाने लग गया है। ठीक है, तो ये स्टेटस बार है, जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे उसका स्टेटस दिखाएगा। अगर हमने कोई वेक्टर सिलेक्ट कर रखा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दिखाएगा, इसको स्टेटस बार बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए एक ये प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट, और यहाँ नीचे भी प्रोजेक्ट लिखा है, और यहाँ पे लिखा है असिस्टेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट और असिस्टेंट, ये क्या है, इसके अंदर हमारे पास लेयर्स बनाने का, इमेज इंपोर्ट करने का, 3D के लेयर्स बनाने का ऑप्शन होता है, टूल पाथ बनाने का ऑप्शन होता है। आप टूल पाथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे टूल पाथ आ जाएंगे, 2D के टूल पाथ आ जाएंगे, 3D के टूल पाथ आ जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, एक तरीके से हमारे लिए एक शॉर्टकट विंडो है जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स का ग्रुप है। जैसे यहाँ पे शॉर्टकट्स बना रखे हैं टूल्स के, उसी तरीके से यहाँ पे टूल्स का एक ग्रुप रहता है कि जो भी आपको टूल्स यूज करने हैं, जैसे टूल पाथ मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सभी तरह के टूल पाथ से रिलेटेड ऑप्शंस आ जाएंगे। देखिए टूल पाथ, 2D टूल पाथ बनाने का भी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, और 3D टूल पाथ बनाने का भी ऑप्शन आ जाएगा।
इसी तरीके से टूल पाथ को सेव करना है या डिलीट करना है या एडिट करना है, उससे रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर ये वेक्टर, बिटमैप, ये सब क्या है, ये लेयर्स हैं। लेयर्स बनाते हैं, लेयर्स पे काम करते हैं। ये लेयर्स क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे क्लास में सीखेंगे कि लेयर्स का क्या यूज़ है, लेयर क्या होती है, इसका क्या फंक्शन है, कैसे लेयर बनाई जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे क्लास में सीखेंगे। बस आपको पर्पस बताने का ये है कि प्रोजेक्ट के अंदर ही अगर हमें लेयर यूज़ करनी है तो प्रोजेक्ट के अंदर हमें देखना होगा। टूल पाथ अगर हमें बनाना है तो प्रोजेक्ट के अंदर हमें देखना होगा। ठीक है, और असिस्टेंट के अंदर क्या होता है, इसी तरीके से ग्रुप रहते हैं टूल्स के। जैसे 2D बनाना है तो 2D बनाने के टूल्स के ग्रुप रहेंगे, 3D बनाना है तो 3D बनाने के लिए जो टूल्स के ग्रुप रहेंगे, और अगर आपको 2D या 3D एडिट करना है तो उसके एडिटिंग के भी टूल्स इसी के अंदर रहेंगे। तो ये एक असिस्टेंट रहती है कि हमारे काम को फास्ट करने के लिए यहाँ पर टूल्स का एक ग्रुप बना रखा है, वो यूज करने के लिए आसान हो जाता है, काम करने के लिए आसान हो जाता है। अब ये हम देखते हैं, एक चीज और मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये टैब व्यू है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रोजेक्ट की टैब है, एक असिस्टेंट की टैब है। इसी तरीके से यहाँ ऊपर भी टैब होती है, एक 2D की टैब होती है, एक 3D की टैब होती है। अगर आपको 2D व्यू में जाना है तो आपको 2D टैब पे सिलेक्ट करना होगा। अभी देखेंगे आप 2D आ गया। और 3D व्यू पे जाना है तो यहाँ पे देखेंगे आप 3D सिलेक्ट किया तो हमने 3D व्यू आ गया। जिस तरीके से 2D के अंदर एक वाइट कलर का एरिया है, सिर्फ इसी वाइट कलर के एरिया के अंदर हमें काम करना है, ये वर्क स्पेस है 2D का। इसी तरीके से जब हम 3D में आएंगे तो 3D में आप देखेंगे येलो कलर का एक पेज है। ये येलो कलर का पेज हमारा 3D का वर्क स्पेस है। तो जो भी हम 3D बनाएंगे, इसी येलो पार्ट के अंदर ही हम 3D बनाएंगे, ताकि जो भी हम 3D बनाए वो सही तरीके से बने। अगर आप इसके बाहर बनाएंगे तो क्या होगा, 3D बनेगा नहीं, वो खराब हो जाएगा, कट जाएगा, वहां से इतने हिस्से से कट जाएगा, इसके बाहर बनेगा ही नहीं। तो ये 3D का वर्क स्पेस है। आपको जो भी काम करना होगा इसी येलो पार्ट के अंदर काम करना होगा। इससे आज जैसे ही आप बाहर कुछ बनाएंगे तो वो बनेगा नहीं, क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये 3D के ऑप्शंस हैं कुछ, जो कि हम आगे जब करना सीखेंगे तो धीरे धीरे इन सभी ऑप्शंस के बारे में सीख जाएंगे कि इनका क्या फंक्शन है और कैसे इनको यूज किया जाता है। अभी बताने का मकसद ये है कि खाली एक सॉफ्टवेयर का एनवायरनमेंट बताना, और कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन है और कहाँ पे क्या चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें बस मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एक। उसके अलावा जब आप लोग विंडो मतलब सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, मैंने तो जैसे सेटिंग कर रखी है तो इस तरीके से ओपन हो रहा है। हो सकता है किसी का सॉफ्टवेयर किसी और तरीके से ओपन हो, तो वो हम अपने हिसाब से सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की, ये देख लेते हैं। तो जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और हो सकता है उसकी सेटिंग ऐसी ना आए, तो आपको करना क्या होगा, मेन्यू बार के अंदर जाना है, विंडो में जाना है, और यहाँ पर विंडो के अंदर एक लेआउट का ऑप्शन है। यहाँ देखेंगे एक लेआउट का ऑप्शन है। इस लेआउट के अंदर तीन तरह की स्टैंडर्ड बना रखे हैं, डिजाइन सेटअप बना रखे हैं। तो अगर आप स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड सेलेक्ट करने पे जो भी इसमें स्टैंडर्ड की सेटिंग होगी वो स्टैंडर्ड की सेटिंग आ जाएगी बनके। कितना स्लो हो गया। ये स्टैंडर्ड की सेटिंग है। और आप देखेंगे इसके अंदर एक और लेआउट ऑप्शन है, एडवांस। एडवांस पे क्लिक करेंगे तो एडवांस वाली सेटिंग आ जाएगी। ये एडवांस की सेटिंग है। ठीक है, और अगर आप दूसरा एक और इसके अंदर है क्लासिक, क्लासिक पे क्लिक करेंगे तो क्लासिक की सेटिंग बन के आ जाएगी। क्लासिक का मतलब ये हुआ, जैसे हमारा पुराना आर्टकेम था, आर्टकेम 2000 मतलब 9.1 है, 8.1 है या 2011 है, उसके अंदर जिस तरीके की सेटिंग आती है वो क्लासिक में आती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे सेटिंग बन के आ गई है। ठीक है, तो ये तीन तरीके के इसके अंदर ऑप्शन होते हैं, स्टैंडर्ड, एडवांस और क्लासिक।
तो ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड और क्लासिक ही यूज़ करते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगेगा, काम करते में समझ में आएगा, तो उस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे स्टैंडर्ड ले सकते हैं, चाहे आप क्लासिक ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में भी कर सकते हैं, क्लासिक में भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे अब ऊपर से सारे शॉर्टकट टूल्स चले गए हैं। ठीक है, मैं इनको भी हटा देता हूँ। ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, और ये भी हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हम इसको अपने हिसाब से सेट करना चाहें, अपने हिसाब से यहाँ पे टूल्स लगाना चाहें, वो कैसे करेंगे? आपको करना क्या है, यहाँ मेन्यू बार के साइड में जाना है, राइट क्लिक करना है खाली जगह पे। माउस का राइट क्लिक आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए, माउस में दो बटन होते हैं। ये वाला लेफ्ट क्लिक होता है, ये वाला लेफ्ट क्लिक होता है, और ये वाला राइट क्लिक होता है। ठीक है, तो आपकी जो अ, यहाँ पे आप देखेंगे ये लेफ्ट क्लिक है और ये वाला राइट क्लिक है। मिडिल फिंगर आपकी राइट पे रहती है, फर्स्ट फिंगर आपकी लेफ्ट पे रहती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, राइट क्लिक करना है इस पे। यहाँ पे राइट क्लिक किया तो इस तरीके से ऑप्शन आ गए बहुत सारे। यहाँ पर जिस भी ऑप्शन पे आप सिलेक्ट करेंगे वो वाला टूल आ जाएगा। जैसे मैंने फाइल पे क्लिक किया तो ये देखिए फाइल से रिलेटेड ऑप्शन आ गया, यहाँ पे शॉर्टकट बन के आ गया फाइल के। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे वेक्टर क्रिएशन का क्लिक करता हूँ तो ये देखिए वेक्टर क्रिएशन के शॉर्टकट टूल्स आ गए। फिर मैंने राइट क्लिक किया खाली जगह पे, और फिर मैंने यहाँ पे आपका डिजाइन टूल पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे डिजाइन टूल्स बन के आ गए साइड में। ठीक है, राइट क्लिक किया और यहाँ पे रिलीफ क्रिएशन पे क्लिक किया तो ये देखिए रिलीफ बनाने के, 3D बनाने के टूल्स आ गए। तो इस तरीके से आप किसी भी टूल को ऐड कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। आप इनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, आप देखेंगे यहाँ पर एक साइड में लाइट कलर की एक डंडी सी बनी हुई है। ये टूल के साथ में यहाँ पे एक बीच में डंडी बनी हुई है। आपको माउस का कर्सर इसके ऊपर लेके जाना है, और जैसे ये प्लस का साइन बन के आ जाएगा चारों तरफ एरो का, आपको माउस का लेफ्ट बटन दबाना है और दबा के रखना है। जैसे आप दबा के रखेंगे तो ये माउस के साथ साथ ऐसे घूमने लगेगा साथ में। आप इसको जहाँ पे भी ले जाके लगाना चाहें वहां लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ साइड में ले गया और यहाँ ले जाके मैंने माउस का लेफ्ट बटन छोड़ दिया तो आप देखिए यहाँ पे आके सेट हो गया। इसी तरीके से मैंने इसको भी उठाया, लेफ्ट बटन दबा के रखा हुआ है अभी, साइड में ले जाके यहाँ पे छोड़ दिया तो देखिए यहाँ पे भी सेट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये डिजाइन टूल जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, आप इसको उठा के यहाँ से यहाँ ऊपर भी सेट कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप उसको सेट करना चाहें वहां सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, फाइल वाला ऑप्शन। अगर आपको इसको हटाना है किसी भी ऑप्शन को, आपको ऐसे ही उठा के नीचे के ले आना है, और यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉस का बटन बना हुआ है, ये क्रॉस का बटन, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, वो चला गया। वापस से लाना है, आपको यहाँ मेन्यू बार के साइड में जाना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में दोबारा फाइल पे सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए फाइल का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे बन के। फिल टूल कर दिया मैंने, ये रहा फाइल। ठीक है, ये फाइल का ऑप्शन आ गया। इस तरीके से आप ऑप्शंस को ले भी आ सकते हैं और हटा भी सकते हैं। इसको वापस से मैं यहीं लगा देता हूँ। वापस से लगाने के लिए देखिए सिंपल, मैंने उठाया और यहाँ पे रख दिया। इसी तरीके से यहाँ से वापस उठाया और यहाँ मैंने ऊपर ले जाके रख दिया। ठीक है, ऐसे हम लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। अब इसके बाद में एक हमने देखा था ऑप्शन यहाँ पे प्रोजेक्ट और असिस्टेंट का, वो कैसे लेके आते हैं? उसके लिए भी आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे देखेंगे आप एक ऑप्शन आ रहा है असिस्टेंट का, ये आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे असिस्टेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से जैसे हम बाकी टूल्स को हटा सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसी तरीके से हम असिस्टेंट की भी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, आपको ये जो ब्लू पट्टी आप देख रहे हैं असिस्टेंट जहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो असिस्टेंट लिखा हुआ है इसके साथ में ये ब्लू पट्टी है, इस ब्लू पट्टी के ऊपर माउस का कर्सर लेके जाना है और लेफ्ट बटन दबा के रखना है। जैसे आप दबा के रखेंगे तो माउस को जहां जहां मूव करेंगे ये भी आपके माउस के कर्सर के साथ साथ मूव होने लगेगा। ठीक है, आप इसको इधर ले जाके रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
और इसको उठा के अगर यहाँ कोने पे ले जाके रखेंगे, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो एरो बन के आ रहा है इस एरो के ऊपर छोड़ना है, तो अपने आप ऑटो एडजस्ट हो जाएगा ये। अगर आप इसको एरो पे नहीं छोड़ेंगे और ऐसे ही बस पास में ले जाके छोड़ देंगे तो जहां पे छोड़ेंगे बस वहीं पे रखा रहेगा। ठीक है, अगर आप इसको नीचे ले जाके यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे तो ऐसे रहेगा। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको उठाता हूँ लेफ्ट बटन दबा के, तो यहाँ पे कुछ बटन बन के आ जाते हैं। ये देखिए, एक बटन ये आ रहा है, एक बटन ये आ रहा है ना, एक बटन ये आ रहा है, और भी नीचे भी आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ बीच में भी बन के आ रहा है। ये चारों कोनों का दिखा रहा है। तो आपको जिस भी कोने पे रखना है आप उस कोने के ऊपर के एरो पे ले जाके छोड़ना है उसको, तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। अगर आपको इस साइड रखना है तो आपको उठाना है इस तरीके से, और यहाँ के जो एरो बन के आ रहा है इस पे ले जाके छोड़ देना है, तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे भी आप इसको रखना चाहें वहां पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे इधर रख सकते हैं चाहे उधर रख सकते हैं। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, किसी की आदत यहाँ लेफ्ट साइड पे होती है, किसी की आदत राइट साइड पे होती है, और कोई असिस्टेंट यूज ही नहीं करता है, यहाँ शॉर्टकट से सारे काम करता है। तो सबकी आदत की बात है, जो लोग पहले से यूज कर रहे हैं उनकी अपनी आदत बनी हुई है, वो अपनी आदत के हिसाब से इनको सेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग नया यूज करेंगे तो वो उनको मैं प्रेफर करूंगा इसी तरीके से सेटअप बनाए, ये काम करने में आसान रहता है। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन और आता है प्रोजेक्ट का। यहाँ पे ही हमने मेन्यू बार के साइड में राइट क्लिक करना है खाली जगह पे, और यहाँ प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, तो देखेंगे आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसको भी आप अगर सेट करना चाहें तो यहाँ से उठा सकते हैं ऐसा, और जब आप इसके ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें एक नया बटन आएगा। यहाँ बीच में सेंटर में आप देखेंगे एक बटन आ रहा है टैब बनाने का। वैसे तो इसमें चारों कोनों पे आ रहे हैं बटन सेट करने के लिए, अगर आप किसी कोने पे रख देंगे तो ऐसे ही कोने पे जाके सेट हो जाएगा। लेकिन एक ना टैब बटन का ऑप्शन भी आता है इसमें, जब आप इसके ऊपर लेके जाते हैं असिस्टेंट के ऊपर, तो यहाँ बीच में आप देखेंगे एक टैब का ऑप्शन आ रहा है। जब आप बीच पे ले जाके छोड़ देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक टैब बन गई। वापस से निकालना है वापस से निकाल सकते हैं, ऐसे ही लेफ्ट बटन दबा के आपको बस उसको खींचना है तो वो बाहर आ जाएगा। और दोबारा से आप ले जाके अगर आप इस एरो के ऊपर छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों साथ साथ आ जाएंगे। तो क्या हुआ, आधी विंडो तो आपके टूल में ही चली गई, तो आपको काम करने के लिए जगह कम मिल रही है। उस चीज को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको टैब में सेट कर देते हैं। उठाया इसको और ऐसा टैब में सेट कर दिया, यहाँ देखेंगे असिस्टेंट प्रोजेक्ट, दो टैब बन गए। कैसे भी यूज कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे मैंने कोई भी फाइल बनाई है, उस फाइल को सेव करने के तीन तरीके होते हैं, क्योंकि अगर हम सेव नहीं करेंगे तो जो भी हमने काम किया है वो सेव नहीं होगा, बाद में हमें मिलेगा नहीं। अब जब हमें काम करना है तो उसको सेव भी करना पड़ेगा, ताकि हम उसको दोबारा से बाद में भी यूज कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस फाइल को सेव करना होगा। सेव करने के तीन तरीके हैं। एक तो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल एस। अगर आप कंट्रोल एस दबाते हैं तो यहाँ फाइल को सेव करने का ऑप्शन आ जाता है इस तरीके से। तो आप अपनी पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी जगह जहाँ पे आपको लोकेशन सेट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ, मैंने डेस्कटॉप डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और फाइल का नाम दिया 123। अब यहाँ ऑलरेडी मेरे पास 123 के नाम से है बहुत सारी फाइल, तो मैं यहाँ ABCD नाम दे देता हूँ। ये मैंने ABCD दे दिया नाम। तो अब यहाँ पे नाम देने के बाद में आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने से क्या होगा, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे .art लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है .art। तो हर सॉफ्टवेयर की अपनी फाइल का एक ऑप्शन होता है, हर फाइल का एक्सटेंशन होता है, मतलब कि फॉर्मेट होता है। जैसे आप इमेज अगर देखते हैं तो इमेज का होता है JPG, PNG। ठीक है, ऑटोकैड की फाइल का होता है DWG और DXF। कोरल ड्रॉ की फाइल का होता है CDR। इसी तरीके से आर्टकैम की फाइल का भी एक फॉर्मेट होता है, उसको .art बोलते हैं। ठीक है, जो भी आर्टकैम की फाइल सेव होगी वो आपकी .art फाइल में सेव होगी। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट किया है, नाम दिया है ABCD, और फाइल फॉर्मेट हमारा .art है। मैं इस पे सेव पे बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने सेव बटन पे क्लिक किया तो ये हमारी फाइल सेव हो गई। अब देखिए यहाँ पे टाइटल बार में
मैंने फाइल का नाम एबीसीडी दिया था तो यहाँ पे एबीसीडी लिखा हुआ आ गया, क्योंकि मैंने ये टाइटल बार है, यहाँ पे फाइल का नाम लिखा हुआ आता है, तो मैंने एबीसीडी नाम दिया था, यहाँ पर एबीसीडी नाम लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब आपने जो फाइल सेव करी है उसको देखना चाहते हैं आप, डेस्कटॉप पे जाइए, ये देखिए यहाँ पे एबीसीडी के नाम से एक फाइल सेव हो गई। यहाँ पे देखिए एबीसीडी के नाम से .art एक फाइल आर्टकैम की सेव हो गई है। ठीक है, .art से आप पहचान जाएंगे कि ये आर्टकैम की फाइल है। अगर डीएक्सएफ की फाइल होगी तो आप समझ जाएंगे ऑटोकैड की फाइल है। जैसे ये डीएक्सएफ की फाइल है तो इससे आप समझ जाएंगे ऑटोकैड की फाइल है। यहाँ पर लिखा है .jpg, इसका मतलब ये इमेज फाइल है। यहाँ पे लिखा है .cdr, इसका मतलब ये कोरल ड्रॉ की फाइल है। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशन बने होते हैं ना .cdr, .jpg, .dxf, .pdf, इससे हमें पता चलता है कि वो फाइल का फॉर्मेट क्या है, वो किस टाइप की फाइल है, इमेज फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, डिजाइन की फाइल है। तो इन फॉर्मेट से, एक्सटेंशन से हमको पता चलता है कि कौन सी फाइल है। तो जिस भी फाइल के बाद में आप .art लिखा देखेंगे, इसका मतलब ये होगा कि वो आर्टकेम की फाइल है। ठीक है, अभी ये हमने फाइल बना दी, आप इसको क्लोज करना चाहते हैं, फाइल में जाइए, यहाँ क्लोज का बटन है, क्लोज पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। ये फाइल क्लोज हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिसेंट में दिखाने लग गया एबीसीडी, क्योंकि हमने अभी एबीसीडी पे काम किया है, तो यहाँ पे दिखा रहा है एबीसीडी। और अगर हम इसी फाइल को दोबारा से ओपन करना चाहते हैं, तो अगर रिसेंट में दिखा रहा है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगी, या फिर आपको यहाँ ओपन पे क्लिक करना है, और जैसे हमने फाइल डेस्कटॉप पे सिलेक्ट की थी, सेव की थी, तो डेस्कटॉप को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर देखना है कि हमारी ART फाइल कहाँ पे है। ये रही हमारी ABCD की ART फाइल, इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आप ओपन करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आर्टकैम में फाइल को सेव करते हैं, ओपन करते हैं, सेटिंग वगैरह करते हैं, और बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या चीज़ क्या होती है और कैसे होती है। ये तो जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको धीरे 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 आपका हाथ बढ़ जाएगा आर्टकैम के ऊपर, आपको हर चीज़ चलानी भी आ जाएगी, सेटिंग करना भी आ जाएगी, और समझ भी जाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है, कैसे है, एक बार में पहचान जाएंगे। वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। आप सोचें कि एक दिन में सब चीज़ आ जाएगी, तो एक दिन में तो खैर कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो अभी हम जो भी चीज़ें हैं सब आगे धीरे धीरे करके सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत फास्ट चलेंगे, धीरे धीरे हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे, हर एक चीज़ की प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं हर क्लास के बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज भी दूंगा, ताकि आप उस चीज़ के ऊपर जब एक्सरसाइज करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको वो चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। और मान लीजिए काम करते में आपको कोई डाउट होता है तो आप उसके लिए फिर मेरे से पूछेंगे, चाहे तो क्लास में ही पूछें, चाहे फ़ोन करके भी पूछें उसी टाइम जब भी आपको डाउट आता है। ठीक है, और अभी जैसे मैं क्लास करा रहा हूँ, उस क्लास के करते में आपको कोई डाउट आता है, तो मेरा टॉपिक जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ, रेक्टेंगल बनाना है या सर्कल बनाना बता रहा हूँ, तो आपको उसमें कोई डाउट आ जाता है, तो जैसे मैं बता देता हूँ तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, या मुझसे ये चीज़ नहीं हो रही, तो वो चीज़ हम उसी टाइम क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को इसमें क्या क्या चीज़ें समझ में आई हैं, या कुछ मेरे बताने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई किसी को समझने में, कोई मतलब सबको आसानी से समझ में आ रही चीज़ है कि नहीं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? बहुत जल्दी आया वाला, बहुत जल्दी। हेलो अब्दुल्ला जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है पीछे से। ओके। आपको मतलब बहुत फास्ट तो नहीं लग रहा, या ऐसा तो नहीं है कि आप लोग को समझ में ना आ रहा हो, मैं बोलता चला जा रहा हूँ? नहीं नहीं तारिक भाई कोई दिक्कत नहीं, आ रही सब तो मुझे। अब्दुल्ला जी, आपको कोई दिक्कत है? नो, ठीक है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तारिक क्ला भाई इसकी जी, आप रिकॉर्डिंग क्लास आपने बोला था वो डेली हाँ भेजोगे? हाँ, डेली आपको क्लास के 2 घंटे बाद रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि इससे थोड़ा इजी रहेगा ना, कोई डाउट होगा तो एंड टू एंड क्लियर हो जाएगा वो। हाँ जी, हाँ जी।
जो भी क्लास होगी हमारी, हर क्लास की 1 से 1.5 घंटे बाद आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं जो भी हमारी क्लास में हुआ। ऐसा होता है, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, कोई ज़्यादा चीज़ें सीख जाता है एक बार में, कोई थोड़ा कम सीख पाता है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग क्लास को रिपीट भी कर सकते हैं, देख के वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो अब्दुल्ला जी, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़। अच्छा, संडे आपके, संडे तो कोई क्लास नहीं होगी ना? सैटरडे संडे ऑफ है। अच्छा, सैटरडे संडे ऑफ है, ठीक है जी ठीक जी, है। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी त्रिनाथ जी, आपको समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ मैं? नहीं, जब प्रॉब्लम में आएगा आपको बताएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भी अगर किसी को वो डाउट आता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं क्लास में ही। बट ये है कि जैसे मैं कोई टॉपिक बता रहा हूँ, उस टॉपिक को खत्म होने के बाद पूछें। ऐसे क्या होता है ना, फ्लो खराब हो जाता है बताने का। जैसे मैं अगर कुछ ज्यादा भी बताना चाहूंगा, तो अगर बीच में जैसे रोक देंगे आप, तो उससे क्या होगा, थोड़ा कुछ चीजें माइंड से स्किप भी हो सकती हैं। तो जैसे मैं अगर कोई सर्कल बता रहा हूँ, तो सर्कल बनाने में अगर आपको कोई डाउट आता है, क्योंकि मैं हर टॉपिक को बताने के बाद में डाउट पूछता हूँ कि क्या डाउट आ रहा है, क्या चीज़ नहीं हो पा रही है, तो वो मैं खुद ही पूछूंगा आप लोगों से। जैसे भी मैं कोई टॉपिक क्लियर करूंगा, कोई भी चीज़ बताऊंगा, तो उसके बाद में आप लोगों से पूछूंगा कि क्या चीज़ आपको समझ में आई, क्या चीज़ नहीं समझ में आई। तो उस बात पे, उस टाइम पे आप मेरे को बता सकते हैं कि जी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं है, तो मैं उसी टाइम वो चीज़ आपको क्लियर कराऊंगा, उसके बाद ही हम आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, और किसी को कोई डाउट आया है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, या कुछ बताने के तरीके में लगा हो? सबको ठीक से समझ में आ रही है बात? चल मैं बोल कुछ। जी, हम्म? ଗୋଟେ କୋଉଟା ଦେଖିକି ବାଡେଇ ଦଉନ। ଗୋଟେ କରୁଛ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଥିଲ ସେଇଟା କରୁନ। କୋଉଟା ଦେଖୁଥିଲ? ठीक है, तो फिर क्लास हम ओवर करते हैं आज की। और अभी आप लोगों के पास, जिस जिसके पास 2018 सॉफ्टवेयर नहीं है, वो आप लोग मुझे बता देंगे, तो मैं इंस्टॉल करवा दूंगा आपके पीसी में। या अगर कोई डाउट आ रहा है इस चीज़ में, या कुछ जो मैंने सेटिंग्स अभी बताई हैं, या उसमें कुछ दिक्कत आएगी आप लोग को, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है? क्लास ओवर करते हैं फिर। ओके सर।